like any of us, they are different than all of us. ना मैं इधर सुन पा रही हूँ, The difference between all of us and the Prime Minister and the President of the BJP, What is it? is whereas we are okay to lose power, we can see ourselves in being in power and out of power. For reasons that everybody knows here, the Prime Minister and the President of the BJP can simply not afford to lose power. Because the moment they lose power, other processes will start against them. So the Prime Minister and his President act out of fear. And this fear generates anger. And it is this anger that the whole of India is feeling. It is this anger that is being transmitted down India, that is attempting to crush every voice in India. That is the truth. ये सच्चाई है. अभी मैं सुनिए, अभी जब मैं अंदर गया, विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बोले, मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहां गया, आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले. आपके मेंबर्स, इन्होंने नहीं, आपने, क्योंकि ये आवाज आपके अंदर भी है. ये आवाज सिर्फ इधर नहीं है, ये आवाज आपके अंदर है, बीजेपी में है. ये अकाली दल की नेता मुस्कुरा के मुझे देख रही थी. आपने देखा, मुस्कुराया. नहीं. तो ये जो फीलिंग है पूरे देश में है, और हमारा काम इस फीलिंग को जोड़ने का है. और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं. अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है. मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया. हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए. ये आपने, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है. और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया, और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया. इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं. ये हमारे देश का इतिहास है. Yes, please. ये हमारे देश का इतिहास है. और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है. आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है. मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है. इस बात को आप कभी मत भूलिए. और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा. एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा, और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा. धन्यवाद. नमस्कार. Yes, Nirmala ji.
मंत्री जी, ये हाउस हिंदू को होने ऐसे का नाटक मत बनाओ। हिंदू होने का ये मतलब होता है कि चाहे आप मेरे ऊपर जो भी फेंको, राहुल जी, जितना भी फेंको। राहुल जी ऐसा नहीं, ये हाउस है, हाउस के अपने कुछ नियम है। अरे मैं बोल रहा हूँ, आपका भाषण कंप्लीट हो गया, बैठिए। निर्मला जी बोल रही हैं। यस, बैठिए बैठिए। यस निर्मला जी, बैठिए बैठिए। यस, क्या है? यस निर्मला जी, प्लीज प्लीज। ठीक है, आप भी मुस्करा रही तो मुस्कराने का अधिकार है, बैठिए। हर कोई एक्सप्लेनेशन के, उन्होंने ऑब्जेक्शन कुछ नहीं लिया, बैठिए। निर्मला जी का नाम लिया है मैंने निर्मला जी का नाम लिया है। I'm following. आई एम सॉरी, प्लीज। Madam Speaker, यस, thank you for giving me this आप opportunity. बैठे होगे, अभी तो बोलने दो उनको। You have given me this opportunity because यस, the honorable member from Congress, the प्लीज प्लीज। honorable member Shri Rahul Gandhi, यस mentioning the defense minister's यस statements referred to me, and thank you for giving me Yes. this opportunity. On the secrecy clause, I'd like to show it before. निर्मला जी, It's an umbrella agreement which was signed by the then Honorable Defense Minister A.K. Antony. प्लीज। And this agreement, पहले सुनो तो सही ठीक ढंग से। यस, and this agreement clearly mentions that under Article 10, as per the, I'm reading this, as per the Article 10 of the Intergovernmental Agreement between Government of India and Government of France on the purchase of Rafale aircraft, the protection of the classified information and materials exchanged under the IGA shall be governed by the provisions of security agreement signed on 25th January 2008. And that's the agreement I'm showing before you let me finish. And that's the agreement which I'm showing you with the signature of the then Honorable Raksha Mantri, Shri A.K. Antony. It is that which we are following. And again, Madam, the Honorable Member also referred to a conversation with him and the President of the Republic of France. We don't know what transpired between them two, but permit me, without naming the media house, I would like to say, in one of his interviews, he has said, when we asked, that media house asked the French president if, ma'am, please allow me to say it because it's a serious, serious reference. It's a serious reference made to me. It is a conversation between the honorable member and the President of France, about which I am not privy. However, I am referring here, and this can be verified. I am referring here, just as I've given you a copy of the agreement, I am referring here to a particular interview in which the honorable member has said to an Indian media house, I am not naming the media house, that if the French, when it was asked, the French president, if commercial details about Rafale could be revealed, the question was asked, if the French president said
if the commercial details about Rafale could be revealed, Macron, he can go. The honorable member can say, the honorable member can say, the honorable member can say. Please listen to it. Now, no. Let her explain fully now. I'm sorry, yes. The honorable member could say about a conversation about which, oh, you're very senior member, yeah, please. आप बोलिए. Madam Speaker, you have called me. Madam Speaker, you have called me. Yes. I've been referred to it. My name has been taken here and I'm referring. When the question was asked, French president, if commercial details about Rafale could be revealed, the French president in that interview to an Indian media house has said, and this is what I've been very clearly taking from the inputs that I've received from my people, is you have these commercial agreements. This can be double checked with the media. You have these commercial agreements, and obviously, this is the French president's words. You have these commercial agreements, and obviously, you have competitors. Obviously, you have competitors, and we can't let them know details of the deal. This is what the French president has said to an Indian media house, and what he said to the honorable member is immaterial here. There is no record, no proof, and he's just thrown it at me. Absolutely wrong. Thank you, ma'am. It's okay. Not like this, I can't. I'm sorry. आपका नाम नहीं लिया था, आप बैठिए. नहीं, ऐसा नहीं होता. आप तो बैठ जाइए. नहीं, आपका कोई संबंध नहीं है. नहीं. क्या क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन थोड़ी होगा. आप मिनिस्टर को बुलाइए को ऐसा नहीं होता क्लैरिफिकेशन होगा. है. उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन, इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है. नो. क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है उनका. बैठिए, आप सब लोग बैठिए. आपको यस, आप लोग बैठिए. नो नथिंग. वो केवल क्लैरिफिकेशन, उनको कोई आरोप नहीं है. उस पर अगेन कोई बात नहीं हो सकती है. आई एम सॉरी. नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. नथिंग विल हैपन. आपका नाम ही नहीं लिया था, क्यों बार बार बोलेंगे आप चीजें? आई डोंट अंडरस्टैंड. दिस इज नॉट प्रॉपर. आप अलग से भाषण कर सकते हो, आपके पास समय है. आप क्या बोलोगी? बोलिए. हाँ, बोलिए. आप केवल मुस्कुरा रही थी, बोला तो वो भी नहीं बोलना. मैडम देखिए, जब ये जो यहाँ पे मेरे बारे में मेरा नाम भी लिया, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए. बोलो. मैडम, ये सांसद है, ये मुन्ना भाई का पप्पी झप्पी एरिया नहीं है. आप भी मत बोलो. इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया. पंजाब में जाके 70% बातें, आप बाकी बातें मत करो प्लीज. नशा करके सदन ये जानना चाहता है. ऐसा आई एम सॉरी. सरकार ने मैडम भाषण नहीं दे रही हो आप. प्लीज बैठिए. नो नथिंग. पी वेणुगोपाल जी, यू स्टार्ट इट. पी वेणुगोपाल. नो क्लैरिफिकेशन. यस, नो क्लैरिफिकेशन. इसमें कोई, आई एम सॉरी. दोनों की बातें रिकॉर्ड में गई है. उनका क्लैरिफिकेशन गया है, आपका भी भाषण गया है. अब इस पे और क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता है. कुछ कोई मिसलीड नहीं किया है. आई एम सॉरी. आप
अपने भाषण में दूसरे भाषण में बोलिए, अब बार बार एक ही बात नहीं उठती। पी वेणुगोपाल जी, नो नथिंग विल गो ऑन। आप बैठिए, नहीं कोई बात नहीं होती, कोई किसी को नहीं बात होगी। पी वेणुगोपाल जी, यू स्टार्ट। नो कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन नहीं होता। प्लीज देखिए ना, आपको भाषण करने का मौका मिलेगा तब आप बोलिए, ऐसा नहीं होता है। नहीं, उन्होंने केवल पहली डील की बात करी है। आई एम सॉरी, कोई किसी पर गलत आरोप नहीं है, कोई बात गलत नहीं कही गई है। क्या है, आप बैठ जाइए। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आई एम सॉरी, आप हर कोई चिल्लाएगा तो मैं किसी की नहीं सुन पाऊंगी। आपका क्या, हर एक का पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। आप बैठिए, हमने अखबारों में पढ़ा था कि राहुल गांधी जी, आप बैठिए। नहीं, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। आई एम नॉट अलाउड यू ऑल्सो। आई एम नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड यू। चंदू माजरा जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज बैठिए। नो, आई विल नॉट गो अहेड। आपको बैठना पड़ेगा। जब मैं आपकी बारी आएगी आप सब बातें बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। आप सब लोग सुनिए, आप बैठिए ना, पहले आप बैठिए। अच्छा, क्या है, क्या नंबर बोलो आप, क्या नंबर है? यस, हाँ, 368 क्या है, क्या है? Madam, kindly see, rule 368. If a minister quotes in the house a dispatch or other state paper which has not been presented to the house, the minister shall lay the relevant papers on trial, provided that the rules shall not apply to any documents which are stated by the minister to be such an attire that their production would be inconsistent with the public interest. Yes. Provided further that, why I mean, kindly read second proviso. Provided further that, where a minister gives in his own words a summary gist of dispatch or state paper, it shall not be necessary to therefore, madam, a confidential document between of the government cannot be said, cannot be presented by the defense minister. Certainly not. They don't have, they cannot place it before the parliament itself. जी मंत्री बोलिए। They cannot place it before the parliament itself. प्लीज बैठिए, पहले एक का उत्तर हो जाए। बैठिए, बैठिए आप सब लोग, आप बैठिए ना, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो हो जाने दीजिए। केवल वही काम करोगे रात को 8 बजे तक। यस, व्हाट यू वांट टू से? इट इज ए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको लिए चलते हैं सीधे लोकसभा। Grant of rupees 1,390 crore and the performance grant of rupees 560 crore to the urban and rural local bodies for the year 2017-18, and also the first installment of basic grant of rupees 1,608 crore for the year 2018-19. In the case of grants and in aid for implementing various centrally sponsored schemes, Tamil Nadu witnessed a huge downturn, which is not the case with other similarly placed states. Without going to how much other states got, I would like you to say Tamil Nadu had a shortfall of rupees 570 crore this year as a grants in aid from the centre. Though the Union Finance Minister claims that the share is devolution of the central taxes has been increased to 42%. In reality, the effect has been neutralized by the reduction in the horizontal devolutionary share of central taxes from 4.969% to 4.023%. This is the
highest erosion in share among all the states. Hence, the combined effect of Tamil Nadu's overall share in central taxes has increased only marginally from 1.59% to 1.69%. The 14th Finance Commission had adopted an unfair and unscientific formula which signal out a welfare state Tamil Nadu. We feel that Tamil Nadu has been penalized for the state's achievement in economic development and population control. The government of Tamil Nadu requested the centre to provide an annual special grant of rupees 2,000 crore each year for the remaining period of the 14th Finance Commission, which is acceded to so far. I request the government to kindly consider and accede to this demand. Madam Speaker, due to the repeated punishment and unfair treatment meted out to Tamil Nadu by successive finance commissions for achieving higher growth, we requested a change in the terms of reference of the 15th Finance Commission so that the due weightage is given to the best performing states like Tamil Nadu. Coming to the GST, it has been implemented more than a year ago. The country has to understand the impact of implementation of the GST in India over the last 1 year. I would like to point out that Tamil Nadu has been one of the best performers after introducing the GST. But there is going to be a significant shortfall in the settlement amounts due to Tamil Nadu under the new GST regime. I request the government to consider and rectify the aberrations. Coming to the bills, we are here that the Ministry of HRD has prepared a draft bill for setting up of higher educating commissions, replacing the old age University Grant Commission. The government of Tamil Nadu is of the view that the existing institutional arrangement of the UGC with the regulatory and financial power is functioning quite well. So, and as such, there is no need to disband the University Grant Commission by replacing it with the Higher Education Commission. In the proposed bill, the financial powers are supposed to be transferred to the Ministry of HRD. All of us have been apprehension in this regard. So, we oppose the proposed bill and feel that the present framework of University Grant Commission should be allowed to continue. We also hear from the government that it proposes bring dam safety bill, which was approved by the Union Cabinet on 13/6/2018. This House may recall that a similar bill was introduced during the UPA regime in 2010. That bill was objected by the then Chief Minister, Honorable Dr. Jayalalitha. Fortunately, it did not see the light of the day. Now, the present draft dam safety bill is violating the rights of Tamil Nadu. In this regard, the Tamil Nadu Assembly had adopted a unanimous resolution on 26/6/2018 that urges the central government to take up the legislation only after consulting the states. The resolution also urges that still the time there is a consensus, this should be kept in abeyance. In view of the above, I request the government not to bring forward this bill. This bill is not going to affect the Tamil Nadu but other states as well. Firstly, the centre must resolve all the interstate river water disputes before bringing this dam safety bill. Madam Speaker, women's safety, mob lynching, etc. are very important issues that plague the nation. A global report in one of its surveys mentioned that India is the world's most dangerous country for women. The reason for this is illiteracy, unemployment and drugs. The drug addiction is the major problem. The centre cannot wish away by saying that it is the state subject and it is the responsibility of the states to take care of the menace. I would like to point out that the state do not procure or produce drugs. The drugs are being illegally smuggled into the country through the porous international borders. Safeguarding the international borders is the responsibility of the centre, and hence the centre should pay much attention to seal the porous borders so that drugs are not smuggled in. Mob lynching is another issue which needs to be paid sufficient attention so that it does not take place in any part of the country. Women reservation bill is pending for a long time, and this is the right time that we take up the bill for consideration and passing with consensus.
Madam Speaker, तो लगातार इस अविश्वास प्रस्ताव और उस पर जो कार्यवाही चल रही है उस पर नजर बनी हुई है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज भाषण के बाद अपनी सीट से उठे, प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे, उनके गले मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी से हाथ मिलाया, उनकी पीठ थपथपाई और आशीर्वाद दिया। और अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जुमलों को लेकर जबरदस्त हमला किया। कहा कि वो जुमला वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में। जुमला नंबर 1, जुमला नंबर 1, जुमला स्ट्राइक नंबर 1, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। जुमला स्ट्राइक नंबर 2, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार की बात करते हैं, कभी कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है उससे लेकर हम बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या कुछ नजर आ रहा है और क्या कुछ नजर नहीं आ रहा है। अमिताभ जी, ये तमाम जो घटनाक्रम रहा, पहले तो मार्च में इनकार, फिर अचानक से आज चर्चा के लिए तैयार, राहुल गांधी का बोलना, फिर जाकर पैर छूना। सबसे पहले आपका शॉर्ट रिएक्शन, फिर मेरा सवाल रहेगा। सर, नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि अविश्वास प्रस्ताव उनके जो अंकगणितीय ताकत है उनकी, उसको हिला नहीं पाएगा। और ये बात ठीक भी है, व्यवहारिक भी है। जब सरकार के पास कंफर्टेबल नंबर्स हो हाउस में, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बात को सरकार भी जानती थी और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले दल भी जानते हैं, टीडीपी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। ये केवल 2019 के लिए एजेंडा सेट करने के लिए ये सारी कवायद है, पक्ष की ओर से भी विपक्ष की ओर से भी। 19 में नैरेटिव क्या होगा इलेक्शन का, ये आज तय हो रहा है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 2019 की फिल्म का ट्रेलर 2018 में दिख रहा है लोकसभा में। जी, इसके अलावा एक और बात, ये सिर्फ राहुल को लेकर है। शुरुआत में तो विपक्ष ने कोशिश की, एकजुट होने की कोशिश की, शिवसेना बाहर, बीजेडी बाहर, साफ कर दिया उन्होंने। फिर राहुल का बोलना, राहुल में तब्दीली है, लेकिन वो तब्दीली भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नोट की तरफ इशारा करती है। सर, जैसे नेगेटिव नोट में समझा नहीं, कैसा नेगेटिव नोट? मसलन चीजों को जिस तरीके से वो आज प्रेजेंट कर रहे थे, उसके बाद जब वो गए, उन्होंने आशीर्वाद लेने की कोशिश की, तब ये कहा भी गया कि ये सब सदन में नहीं होता है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं। दो बातें हैं। विपक्ष का नेता जब बोलेगा जी, तो स्वाभाविक है सत्ता पक्ष की प्रशंसा करने के लिए तो नहीं बोलेगा जी, वो वही कुछ कहेगा जो नहीं हो पाया, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कमियां हैं, उनको बताने और गिनाने के लिए ही विपक्ष होता है। जो उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए सत्ता पक्ष होता है। खुद एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो पता नहीं मुझे ये कौन कह रहा है कि सदन में ऐसा नहीं होता, हरसिमरत कौर ने जरूर कहा, लेकिन हरसिमरत का अनुभव शायद अभी बहुत कम है। वो सुखबीर बादल की पत्नी है और शायद बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन हो या बहुत उनके पास तजुर्बा हो संसदीय जीवन का, ऐसा नहीं है। प्रकाश सिंह बादल जी की बात अलग है। लेकिन मैंने 30 साल में पार्लियामेंट को जितना कवर किया, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सदन में भाषण समाप्त करने के बाद या शपथ लेने के बाद या बजट प्रस्तुत करने के बाद दूसरे पक्ष के बड़े नेताओं से उनकी सीट पर जाकर मिलने की परंपरा 30 साल से तो मैं ही देख रहा हूं। जी जी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारत के लोकतंत्र। जी सर, एक बात यहाँ मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। वाजपेयी जी कहा करते थे कि लोकतंत्र का प्राण तत्व ये है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। जी जी,
तो कोई दुश्मनी थोड़ी ना है कि पाला खिंच गया और गैंग वॉर शुरू हो जाएगी। जी, लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। जी जी। एक बात और कि जब ये तमाम कार्यवाही शुरू हो रही थी तब तमाम जो विश्लेषण आते हैं या क्या आज संभावित है, एक बात उसमें दिलचस्प लिखी हुई थी कि प्रधानमंत्री की फिर ये कोशिश होगी कि विपक्ष पूरा का पूरा विपक्ष बनाम प्रधानमंत्री मोदी हो जाए। जब भी ऐसा हुआ उन्हें प्रॉफिट हुआ। क्या आज वाकई ये रणनीति रही, और अगर ये रणनीति रही तो क्या ये कामयाब होती भी नजर आ रही है? देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये कोई नया प्रयोग नहीं है। अगर आप भारत के इतिहास को देखेंगे तो आप शायद समझ पाए, तब हमारे सवाल भी बदल जाएंगे। जी। एक दौर था जब जवाहरलाल जी बनाम विपक्ष, जी। दूसरा दौर आया इंदिरा जी बनाम विपक्ष। ठीक, 77 को याद कीजिए, एक तरफ इंदिरा गांधी, दूसरी तरफ देश के सारे नॉन कांग्रेस पार्टी एक साइड में। ठीक, इंदिरा वर्सेज ऑल, जवाहरलाल वर्सेज ऑल, वाजपेयी वर्सेज ऑल, ठीक है ना। मनमोहन सिंह का स्ट्रेचर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी वर्सेज ऑल जरूर था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन पॉलिटिकल लीडर चूंकि सोनिया जी थी कांग्रेस की, इसलिए सोनिया वर्सेज ऑल। तो आज नरेंद्र मोदी वर्सेज ऑल तो होना ही होना है, स्वाभाविक है। जो देश का चेहरा है, जो देश का प्रधानमंत्री है, स्वाभाविक है उसके ही विरुद्ध युद्ध होगा। एक पाला उसका होगा, एक पाले में बाकी और लोग होंगे जो उसके विरुद्ध होंगे। एक ये चीज। दूसरा, मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है, राजनीतिक समझ, वो ये कि इस अविश्वास प्रस्ताव से शाम के समय जब वोटिंग का वक्त आएगा, और अगर वोटिंग हुई, अगर वॉकआउट हो गया तो अलग बात है, अगर वोटिंग की स्थिति बनी तो ये जरूर समझ आ जाएगा कि 19 में कौन दल किस पाले में खड़ा है, विपक्ष के पाले में कितने रीजनल पार्टीज है, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मौजूदा स्वरूप के आगे और कितने दोस्तों को जोड़ पाई है। तो 19 की एक आंशिक तस्वीर हमको आज लोकसभा में दिख जाएगी शाम को वोटिंग के समय, कि जब दो सेनाएं आमने सामने होंगी महासमर में, तो कौन छत्रप किस पाले में खड़ा होगा युद्ध के लिए, ये तस्वीर हमको आज दिख जाएगी। जी। इसके अलावा एक बात और, अभी तो खैर प्रधानमंत्री को सुनना भी बाकी है, और अचानक से उनको सुनने के बाद कई बार ऐसा होता है कि जो पलड़े हैं, जो बैलेंस नजर आ रहे हैं, ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ विपक्ष की बात कर ली जाए, मार्किंग की बात कर ली जाए, कितना कामयाब रहा विपक्ष अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाने में, या खुद राहुल गांधी अपने आप को कितना प्रोजेक्ट कर पाए? क्या वाकई ये 2000 एक मोटी मोटी तस्वीर अगर देखी जाए तो 2019 में कोई फर्क पड़ रहा है, या वही सब होगा जो 2014 में हुआ? नहीं, देखिए अब ये तो कोई ज्योतिषी ही बता सकता है कि 14 ही रिपीट होगा 19 में, इस पर मैं क्या कहूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मोदी जी की अपनी शैली है, मोदी जी का अपना वाक्चातुर्य है, राहुल गांधी की अपनी शैली है। और जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपकी दूसरी भूमिका होती है, विपक्ष में होते हैं तो दूसरी भूमिका होती है। दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल अलग होती हैं, ऑल टुगेदर 360 डिग्री पर अंतर होता है। राहुल गांधी ने एक मैच्योर पॉलिटिशियन का मुजाहिरा किया, प्रदर्शन किया, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, धारदार ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी, और अंत में जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था जी, वो देख के उन्होंने भी महफिल लूटने का तरीका सीख लिया। अभी तक महफिल लूटने का काम केवल नरेंद्र मोदी जी के जिम्मे था, वही करते थे, बाकी लोग महफिल में दर्शक होते थे या पार्टिसिपेंट होते थे। अब राहुल गांधी ने उसमें से कुछ शेयर अपने पास जरूर ट्रांसफर किया, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ हक करते हुए जो उनकी तस्वीर है, उस तस्वीर को आप इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास में लंबे समय तक जीवंत पाएंगे। ये भी बड़ी उपलब्धि होती है। जब भी चर्चा होगी तो बताया जाएगा कि एक वक्त था जब राहुल गांधी ने ऐसा किया। तो ये भी बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और विश्लेषण के लिए। जिन दो तस्वीरों का जिक्र बार बार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने किया, उसका आप ध्यान रखें। इस वक्त हम आपको रायपुर लिए चलेंगे, और बड़ी अहम खबर रायपुर से। दिल्ली से रायपुर पहुंचे हैं अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के सुप्रीमो। पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल गया है जो उन्होंने मांगा था, श्रीफल। किसी कैमरामैन को नहीं बन रहा, रुक जाओ किसी कैमरामैन
देखो मां कसम पीछे तो हटा दो यार, पीछे देखो ये क्या नाम है बता, मैं क्या करूं बता। बाजा बंद करो, बाजा बंद करो, आगे निकल भाई, पकड़ा रहा है, टकरा रहा है ना। रेडी ठीक है। मैं एक नई जिंदगी और नया चुनाव चिन्ह लेकर आया हूँ। ये जिंदगी मुझे किसी चिकित्सा के कारण या दवा के कारण नहीं मिली है, पर छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों ने जो मेरे लिए प्रार्थना की, व्रत किया, उपवास रखा, चादरें चढ़ाई, दुआएं की, उनकी दुआओं का असर है कि मैं एक नया जीवन पाकर बिल्कुल मृत प्राय यहाँ से गया था और आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त होकर आया हूँ। ये नया जीवन उन्हीं प्रार्थनाओं का, दुआओं का परिणाम है और इस नए जीवन के साथ एक नया चुनाव चिन्ह भी है, हल चलाता हुआ किसान। दोनों हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब ये नया जीवन में पूरी तरह से जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, उनको समर्पित करूँगा। ये पूरा जीवन उनके लिए संघर्ष करूँगा, यही मेरा विचार है। क्या प्रदेश की समस्याएं जो हैं वो हल होगी अब? या अब हल मिल गया है, हल करने के लिए मिला है। सारी किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, बेरोजगारों की समस्याएं, नक्सल समस्या, ये सब समस्याओं का हल, ये जो हल चलाता हुआ किसान है उसी के पास है। चलिए धन्यवाद। किसान है बैल नहीं है, किसान है बैल नहीं है चुनाव चिन्ह में। देखिए पशु और पक्षी पर बैन लगा हुआ है चुनाव आयोग का, इसलिए बैल नहीं दिख रहा है। कैसे बढ़ेगा? चलाने वाला किसान है, घर पे फिर मिलेंगे आराम से। छोटे भाई तमाम बातें उन्होंने कही। कैसे ये देखिए आप, नई जिंदगी नया चुनाव चिन्ह लेकर आया हूं। उनके बातचीत शुरू करने से पहले मैं कह रहा था कि श्रीफल नारियल पहले उन्होंने मांगा था, बाद में फिर इसमें तब्दीलियां हुई, बाद में उन्होंने हल चलाता किसान मांगा और वो मिल गया उन्हें। तो जब वो वापस लौटे सवाल जवाब शुरू हुए, कैसे महफिल में तब्दीलियां करनी हैं और आईएएस से लेकर और एक पूर्व मुख्यमंत्री तक उनकी जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं, कब किस वक्त कहां कितनी चोट करनी है, इसका तजुर्बा वो नजर आया। उन्होंने कहा कि वो ठीक होकर आए हैं, लाखों लाख हजारों लोगों की जो दुआएं थीं, व्रत कर रहे थे लोग, उनकी वजह से वो आए हैं, नई जिंदगी नया चुनाव चिन्ह लेकर आए हैं। अजीत जोगी पहुंच चुके हैं रायपुर। एक भव्य, इस आयोजन को भव्यतम बनाने की तैयारी भी जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। और बड़ी खबर ग्वालियर से इस वक्त मिल रही है। कार टकराने पर एक सिपाही की पिटाई की गई है। सिपाही धर्मेंद्र पाठक की कारोबारियों ने पिटाई कर दी है। इंदरगंज थाना इलाके के दाल बाजार इलाके में ये घटना हुई। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। पुलिस अधिकारियों तक अभी मामला पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी वक्त की। एक सिपाही धर्मेंद्र पाठक को कारोबारियों ने पीटा है। इंदरगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला है। वीडियो बना लिया गया, वीडियो वायरल हुआ और तमाम जो कारोबारी हैं वो इकट्ठा हुए और इस सिपाही की उन्होंने पिटाई कर दी।
तो इंदरगंज का ये पूरा मामला है और मेन चौराहों में इंदरगंज शुमार होता है। सुशील इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या ये वीडियो सामने आने में कुछ देरी भी हुई है, और दूसरा क्या पुलिस का क्या कहना है जबकि ये वीडियो पहुंच चुका है अफसरों के पास तक? देखिए, ये तो अभी साफ नहीं हो पाएगा ये वीडियो कब का है, लेकिन ये 1-2 दिन के अंदर की ही घटना बताई जा रही है। और ये जो सिपाही है जिसके साथ मारपीट की जा रही है, इसकी पहचान धर्मेंद्र पाठक के तौर पर हुई है। ये जो फिलहाल अभी पुलिस लाइन ग्वालियर में तैनात है। और घटनाक्रम जो पूरा हुआ था वो घटनाक्रम बताया जा रहा है दाल बाजार इलाके का, जहां पर ये कार से आया था अपनी, और इसकी कार जो है किसी कारोबारी की गाड़ी से टकराई थी। उसके बाद विवाद हुआ था। विवाद में बताया जा रहा है कि सिपाही ने भी गाली गलौज की थी। यही वजह है कि आक्रोशित जो आसपास के व्यापारी थे वो जमा हो गए। उसके बाद जो है इसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसको रोका, कारोबारियों ने, और फिर उसके बाद बाकायदा इसकी पिटाई भी की है। इस दौरान लोगों ने वर्दी से भी झूमाझटकी की है। और घटनाक्रम के दौरान वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया है, और ये वीडियो अब पुलिस अधिकारियों पर भी पहुंच चुका है। इसमें 2 बातें हैं। एक आरोप तो ये भी सामने आ रहा है कि ये जो आरक्षक है वो शराब के नशे में था और इसने गाड़ी टकराई थी, इसी वजह से विवाद हुआ। दूसरा पहलू ये भी है कि जिन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है, कारोबारियों ने, उन्होंने वर्दी का भी अपमान किया है, इसके साथ जुआझटकी की है। तो निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारी अब इस मामले को गंभीरता से जांच के लिए निर्देशित कर चुके हैं, और संभवतः आज शाम तक इस पूरे मामले की जांच होगी और इसमें कार्रवाई भी होगी, और जिन लोगों ने मारपीट की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर सिपाही की गलती है, शराब पिए हुए था, तो इन सब कार्रवाई दोनों पर ही बनती है, इसमें कोई गुरेज नहीं, पर इस तरीके से कानून से खिलवाड़, वर्दी के साथ खिलवाड़, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में एक बार फिर गैंगवार नजर आई है। कुख्यात बदमाश तंजिल और उसकी गैंग ने फायरिंग की है। बदमाश शाहरुख पर गोली चलाई गई है। वर्चस्व कायम करना चाहती है तंजिल गैंग। ये ओल्ड सिटी का ये पूरा मामला है। गैंगवार का मामला अब सामने आया है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कानून व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच गैंगवार भोपाल में जिंदा है। आज राजधानी में जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, और उस बीच में यदि गैंगवार जैसी घटना सामने आती तो कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरीके से कोईफिजा इलाके में पूरी घटना हुई जिसमें बदमाश शाहरुख को गोली लगी है, फिलहाल हालत जो है खतरे से बाहर है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई को लेके जो है ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। हो सकता है कि इससे पहले भी कई बार छोटी मोटी झड़प हुई और पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और यही कारण है कि रात को जो है कोईफिजा इलाके में इतना बड़ा घटनाक्रम सामने आया। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अभी तक एफआईआर के बाद जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जरूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यदि इस तरीके की घटना होती है तो जरूर कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। ललित, वाकई कानून व्यवस्था के लिहाज से इस तरीके के सवाल बड़े हैं। गैंगवार हो रही है, पुलिस पर हमला हो रहा है। एक बात और मनोज हम जानना चाहेंगे कि गैंगवार है, इससे पहले भी होती है, एक बाकायदा हिस्ट्री रहती है। तमाम बार कार्रवाई के बाद भी क्या चीज है जो इन्हें बचाती है? ललित, बिल्कुल इससे पहले जो है राजधानी भोपाल में ही गैंगवार शुरू हुई थी। मौलाना गैंग की तरफ से गैंगवार हुई थी, उसके बाद ये मामला थमसा गया था, और यही कारण रहा कि बदमाशों की जो निगरानी होनी चाहिए, पुलिस को जो निगरानी करना चाहिए थाना स्तर पर, वो शायद नहीं हो पाती, और यही कारण रहता है कि लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, और गोली और फायरिंग जैसी घटनाएं अब राजधानी में आम हो गई, और जिस तरीके से पुलिस पर अब हमले होने लगे तो उसको लेकर इस बीच में यदि इस तरीके की घटना भी सामने आती तो जरूर बड़े सवाल अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस पे खड़े होते हैं। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। बड़ा सवाल तो ये भी बनता है कि अब नेताओं की सुरक्षा करें या बदमाशों की निगरानी करें, पुलिस वैसे ही कम है।